बार बार वो बीएसपी को टारगेट करते हैं। रीज़न आप समझ सकते हैं कि मतलब जिस पार्टी में रहते हैं या जिस पेड़ की छाया में आप रहते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की जहरें उगली जा रही हैं, वो सारी चीज़ें तो आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। और ये प्रोफेसर रतन लाल के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो कांग्रेस का ही देन है। अपने आप को दिखाने का काम करते हैं, मानो कि भारत में वो पहले ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत जानकार हैं। शायद उनको तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख मानता हूँ। इसलिए मूर्ख मैं मानता हूँ क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और वो एक नंबर का कांग्रेसी आदमी है। ये लक्ष्मण यादव जी पूरे देश में फेमस हुए, इसका श्रेय सबसे पहले किसको जाना चाहिए? किस समाज को? यादव समाज या दलित समाज? कौन? दलित समाज। किसके वजह से वो फेमस हुए? दलित समाज में इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि दलित समाज में ये दलित समाज के मंचों पर जाते हैं और बोलते हैं और दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन एक भी प्रोग्राम अपने यादव समाज में मैंने नहीं देखा है अब तक। वो करेंगे भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास जो ब्लॉग है, धम्मा ब्लॉग। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में है और आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। अभी हम लोग एक ब्रिज पे खड़े हैं और आज हम लोग कई मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक साथी हैं, इनका नाम ऋतिक रोशन है। ये प्रज्ञा टाइम्स न्यूज़ के संपादक हैं और रिपोर्टर भी हैं। आज बात करेंगे हम लोग कई मुद्दों में। पहला मुद्दा ये रहेगा कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर उसका ग्राफ गिरा हुआ है उस पर बात होगी और उस पर भी बात होगी कि 2027 में भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर रतन लाल हैं, आप लोग सबको पता है, वो आए दिन बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बंद कुमारी मायावती जी पर जो है अनर्गल बयान देते रहते हैं कहीं ना कहीं। इस पर भी बात होगी और तमाम तरह के मुद्दों पे बात करेंगे हम लोग। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋतिक जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे ब्लॉग चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल, सबसे पहले मैं इसी आपके टॉपिक को लूँगा। रतन लाल जी बार बार जो है बीएसपी को टारगेट करते हैं। उन्हें टारगेट करने के लिए देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो बहुत कुछ करती हैं। उन पार्टियों के ऊपर भी वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बार बार वो बीएसपी को टारगेट करते हैं। रीज़न आप समझ सकते हैं कि मतलब जिस पार्टी में रहते हैं या जिस पेड़ की छाया में आप रहते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की जहरें उगली जा रही हैं, वो सारी चीज़ें तो आपके अंदर आएंगी ही आएंगी। और ये प्रोफेसर रतन लाल के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो कांग्रेस का ही देन है। क्योंकि बार बार बीएसपी के खिलाफ ही बोलना है, क्योंकि बीएसपी अभी भी उतना मजबूत है, मात्र कुछ चुनावों में पीछे चल रहा है और कुछ सीटें नहीं निकल पा रही हैं, जो है कि जीरो पे जा रहा है, हर चुनाव से जीरो पे जा रहा है। अभी जो फिलहाल जो चुनाव चल रहे हैं, तो इससे मात्र ये नहीं मान लेना चाहिए, जितने सारे दर्शक आपके हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये नहीं मान लेना चाहिए कि बीएसपी डूब गई या ख़त्म हो गई। बीएसपी अभी भी उतना है। वोट परसेंटेज उठा करके देखिए, बीएसपी का हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं हर सीट पे सेकेंड या थर्ड आता है, चौथा तक आता है, कहीं जमानत जब्त नहीं कराता है। बीएसपी का वोट बैंक अभी नहीं गिरा हुआ है। हाँ, कुछ बीएसपी का वोट जो है कि ऐसे लोगों के वजह से, कांग्रेस जैसे लोगों के वजह से, कांग्रेस में जो रतन लाल हैं, इन लोगों के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वोट ट्रांसफ़र हुआ है। इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बीएसपी अभी टूटी नहीं है। और रतन लाल को समझना चाहिए उसका कांग्रेस में वजूद है तो बीएसपी की वजह से है। अगर बीएसपी नहीं रहती तो उन जैसे लोगों का कांग्रेस और बीजेपी में कहीं कोई वजूद नहीं रहता है। एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोग अनरियलिस्टिक ड्रीम देखता है, सपने देखता है जो कभी पूरा ही नहीं होगा। क्या लगता है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी हम लोग यूपी में हैं, क्या लगता है कैसा परफॉर्मेंस रहेगा बहुजन समाज पार्टी का? जिस तरह से अनरियलिस्टिक सपनों की बात जो आप बोल रहे हैं सर, और रतन लाल जिस तरह का सोच रख के इस बात को बोल रहे हैं, ये सही है। क्योंकि
आप देखे होंगे कि नया इन्वेंशन करने वाला जो लोग होता है या नया इन्वेंशन नया खोज करने वाला जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक होता है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग करता है, अलग सोचता है, तभी कुछ नया हो पाता है। जिसने बल्ब बनाया वो सबसे पहले यही सोचा होगा कि पता नहीं प्रकाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बल्ब बनेगा तो कैसा बनेगा, आने वाले समय में कैसा रहेगा। मतलब हर आम आदमी के सोच के बहुत बड़े ऊपर का परे होता है वो चीज़। वही चीज़ आज बीएसपी के लोग हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ सोच रहे हैं। सारा देश देख रहा है कि नहीं बीएसपी का कहीं वजूद नहीं है, लेकिन बीएसपी का आप एक छोटे कार्यकर्ता से मिलिएगा तो भी बोलेगा कि नहीं मैं मायावती को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। देखने में अजीब है, लेकिन जिस दिन सच होगा उस दिन पूरी दुनिया देखते ही रह जाएगी। तैयारी चल रहा है, अंडरग्राउंड तैयारी है, कहीं कहीं फेल मार रही हैं बहन जी, कहीं कहीं गलतियां हो रही हैं जिस वजह से चुनाव में कुछ नहीं दिख रहा है। आने वाले अभी जो तत्काल जो चुनाव है विधानसभा का बिहार में, उसमें कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और कुछ अलग ही होगा। ये पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। दोस्तों आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोफेसर रतन लाल हैं वो ऐसे मैंने एक्सपोज करने का काम करते हैं और वैसे अपने आप को दिखाने का काम करते हैं मानो कि भारत में वो पहले ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत जानकार हैं। मैं तो अगर मेरा व्यक्तिगत अगर राय लेना, मैं अपना व्यक्तिगत राय दूँ उनको तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख मानता हूँ। इसलिए मूर्ख मैं मानता हूँ क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और वो एक नंबर का कांग्रेसी आदमी है। राहुल गांधी के समर्थन में बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ में बोलेगा और वो तो ये भी आरोप लगाते रहता है बहुजन समाज पार्टी पे कि वो भाजपा की बी टीम है। तो ये जो बात कहते हैं वही नहीं, उसी के माध्यम से उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, कहने को तो बहुत जो है कि आरोप प्रत्यारोप लोग करता है, लेकिन बी टीम कौन है इसको आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। और जो बी टीम है उसके लोग कब बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कब बीएसपी में आ जाते हैं, कब आरजेडी में चले जाएंगे, कब कांग्रेस में चले जाएंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। और बीएसपी का जो वोटर है, बीएसपी का जो नेता है, जो कैंडिडेट है, वो बीएसपी के लिए कट्टर है, कहीं बी टीम नहीं है बीएसपी। और वोट काटने का काम नहीं कर रही है बी टीम। इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि बीएसपी को चुनाव लड़वाया जा रहा है कि ताकि बीएसपी वोट काटे और बीजेपी वहाँ चुनाव जीते। ऐसा नहीं है, बीएसपी अपने दमखम पे अकेले चुनाव लड़ रही है। अब जो है कि इंडिया गठबंधन बनाया गया, उसमें बहन जी को नहीं लिया गया, तो ऐसा थोड़ी है कि बहन जी चुनाव लड़ना छोड़ देंगी। बहन जी चुनाव लड़ेंगी और अपने बलबूते पे लड़ेंगी। और कहने वाला लोग कहते रहे, कहने से क्या होता है। इन्हीं की तरह के और प्रोफेसर हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विचारधारा की तो गजब बात करते हैं। विचारधारा के आधार पर अगर बात करें, उनकी जो भाषा बोलती है, जो भाषण देते हैं मंचों पे, खुले मंचों पे जो भाषा बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है साथ देने का दलितों का, तब उस समय समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी दिखाई देती है। आपको तो ऐसे में लोग ये सवाल उठाते हैं, उन पे कहते हैं कि सबसे बड़ा जातिवादी आदमी है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है कि ये लक्ष्मण यादव जी पूरे देश में फेमस हुए, इसका श्रेय सबसे पहले किसको जाना चाहिए? किस समाज को? दलित समाज, यादव समाज या दलित समाज? कौन? दलित समाज। किसके वजह से वो फेमस हुए? दलित समाज में इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि दलित समाज में ये दलित समाज के मंचों पर जाते हैं और बोलते हैं और दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन एक भी प्रोग्राम अपने यादव समाज में मैंने नहीं देखा है अब तक। वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा समाज किस स्थिति में है। और सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे समाज में या जिस समाज से वो फेमस हुई, जिस वजह से उनको पूरा देश जाना, वो समय दें या ना दें, अपने समाज में बल्कि समय दें तो बेहतर होगा। और दूसरी चीज़, उन्हें हमेशा कर्जदार बने रहना होगा दलित समाज का। बिल्कुल, क्योंकि यह दलित समाज ही उन्हें स्टार बनाया, अपने मंच पे लाया, अंबेडकर का बात करना सिखाया। और जब अंबेडकर का बात करना सीख गए, तब जो है कि उन्हें अपने कार्यक्रम में अपने पैसे से हर गरीब जिसके घर में रोटी नहीं है, वो 50-50 रुपये, 20-20 रुपये चंदा दे करके और बड़े बड़े मंचों पे कार्यक्रम कराते थे। और लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में बुलाते थे। तब जा करके आज लक्ष्मण यादव मुख्य आदमी बना हुआ है। अच्छा, एक और सवाल उठाया जा रहा था जब चुनाव होने वाला था लोकसभा 2024 का,
चंद्रशेखर रावण का खूब तारीफ करते हैं वो, और चंद्रशेखर रावण की तारीफ तो करते हैं, लेकिन जब बात आई चुनाव प्रचार करने के लिए उनके समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं किए डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो ये जो ट्वीट नहीं किए, बाकी सपा के साथ दिखाई दी, काफ़ी मौन थे उस समय काफ़ी लक्ष्मण यादव मौन थे। तो उस समय लोग जो है उनका अर्थ निकाल रहा था कि ये एक नंबर का जातिवादी आदमी है। आज उसको अखिलेश याद आ रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है चंद्रशेखर रावण आवाज़ उठाते हैं उनके लिए। कैसे देखते हैं इसको? दोहरा चरित्र कह सकते हैं इसको। दोहरा चरित्र, जी हाँ, जरूरी नहीं है कि हर जगह हुआ व्यक्ति जातिवाद से परे हो। लक्ष्मण यादव जी कहीं ना कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ जा रहे हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं। जिस मंच से जिन लोगों से वो फेमस हुए, उन लोगों का समर्थन नहीं करना और उनके खिलाफ रहना, ये कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र को दर्शाता है। लक्ष्मण यादव जी बीच में कई सारी चीज़ें गलतियां भी किए थे, जैसे होली मनाना हुआ और भी तमाम चीज़ें जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी, आप देखे होंगे। तो इस दोहरे चरित्र का जो है कि काम नहीं करना चाहिए लक्ष्मण यादव को। यदि अपना वो भविष्य देखते हैं और अपने भविष्य को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें इन चीज़ों से परे उठना होगा और मात्र सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का समर्थन न करते हुए मायावती, चंद्रशेखर और सबके समर्थन में उन्हें आना चाहिए। मुझे ये लगता है एक विपक्ष का बेहतर चेहरा बनना चाहिए, ना कि केवल एक पार्टी और एक व्यक्ति का बन करके रहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल लेना चाहेंगे, आपसे लेना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं, जो अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं भाजपा का, उनका जो राजनीतिक कैरियर है कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर रावण से अगर तुलना किया जाए, जो आकाश आनंद है उनसे, तो किसका जनाधार ज़्यादा है? जनाधार तो वैसे मैं सच कहूँ, चूँकि मैं किसी भी पार्टी का, मैं बीएसपी का समर्थक हूँ लेकिन बीएसपी का अंधभक्त नहीं हूँ। अगर जनाधार बेहतर कहा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी इस मायने में काफ़ी आगे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये मैं बड़ी बात इसलिए कहना चाहूँगा चूँकि जो व्यक्ति अभी सांसद बन गया और सांसद में बैठ रहा है, अपने लोगों का आवाज़ उठा रहा है, और जो व्यक्ति अभी बसपा सुप्रीमो के, मतलब मायावती जी के कहिए तो हाथ के नीचे रहने की वजह से स्टार बना है, तो दोनों का एक नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को, तो उनको जो अनुवांशिक जो गुण है, जो पार्टी मिली हुई, अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि जिस प्रकार चंद्रशेखर रावण की रैलियों में भीड़ आती है, वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे किसी भी कोने में हो, जिस हिसाब से भीड़ आती है उसको देखने के लिए, उस हिसाब से उनको वोट नहीं मिलता है। क्या कहिएगा इसको? इस बात को मैं बताना चाहूँगा, रीज़न ये है कि जितना भीड़ में लोग दिखाई देते हैं उतना जो है कि वोट नहीं मिल पाता है। खासकर जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस स्थान पे आते हैं, आप जानते हैं कि भीम आर्मी की संगठन जो है पूरे देश भर में बनी हुई है। अगर मान लीजिए कि आप गाजीपुर में खड़े हैं और गाजीपुर में जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं, तो प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में होता है और उस जिले से सटा हुआ जितना इलाका है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चंद्रशेखर को मानने वाले लोग, चंद्रशेखर को पसंद करने वाले लोगों की संख्या इतनी है कि दूसरे क्षेत्रों से भी बहुसंख्यक समाज बन करके लोग आते हैं और वहाँ दिखते हैं। भीड़ में इतना स्थिर दिखाई देता है, लेकिन चुनाव में वो सारे लोग उस क्षेत्र के नहीं रह पाते हैं। इस वजह से चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद जी हारते हैं। तो क्या लगता है, टक्कर दे पाएंगे आकाश आनंद जी चंद्रशेखर का अभी 27 में? अभी जो है कि आकाश आनंद जी उस लायक नहीं है कि चंद्रशेखर को टक्कर दे पाएँ। चंद्रशेखर अपने बलबूते पे और अपने मेहनत से बने हुए नेता हैं। इन्हें अभी बनने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, संघर्ष करना होगा। अभी आकाश आनंद जी संघर्ष करें, संघर्ष करने के बाद जी। चलिए, तो ये थे ऋतिक रोशन जी, जिसने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखा। उनकी राय को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे ब्लॉग चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।